साउंड है। सभी को प्रणाम, जय दू जुड़ंदो। आज हम सब लोग एक बार पुनः कक्षा 5वीं चल रही है, चौथी 5वीं कक्षा हो जाएगी। 5वीं कक्षा में ब्राह्मी लिपि सीखने के लिए पतंजलि योगपीठ में, यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में पुनः एकत्रित हुए हैं। हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, जो इतनी प्राचीन लिपि, जैसे देव भाषा संस्कृत या प्राकृत कही जाती हैं, इसी प्रकार से देव लिपि अगर कहें ब्राह्मी को तो अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत प्राचीन लिपि है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल ज्ञानी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपनी बातों को आगे आने वाली पीढ़ी में किसी भी लिखित माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आगे के काल में जो धर्म का लोप है वो रुके नहीं, धर्म आगे बढ़ता रहे, उसका लोप ना हो जाए। तो भाषा एक माध्यम होती है, बोली के माध्यम से अभी हमने बोला, आपने सुना, और अगर आप नहीं रहे, आप चले गए तो वो बात चली जाएगी। वर्तमान में दूसरे तरीके से कैमरा रिकॉर्डिंग इत्यादि कुछ साधन आए हैं, परंतु ये साधन भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसको भी समझने के लिए रिट्रीव, जिसको हम कहते हैं कि भाई इसका जो इन्होंने मेमोरी में डाला है, तो कोई कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। अब कैमरे में चीज़ तो रिकॉर्ड हो गई मेमोरी कार्ड में या सीडी में या फ्लॉपी में या किसी भी चीज़ में, परंतु दूसरी डिवाइस अगर नहीं है, या उसको कैसे लगाना है, कैसे रिट्रीव करना है, उसके लिए बिजली चाहिए, बहुत सारे दूसरे साधन चाहिए, वो अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर कैसे समझा जाएगा कि इसके अंदर क्या है। कोई इसको खिलौना समझ करके उछालेगा, बाद में पता चला इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। तो ऐसे ही जो भी बोला गया उसका एक समय सीमा होती है, उसको किसी साधन के माध्यम से रिकॉर्ड करके रख लिया जाए तो अलग अलग काल में अलग अलग साधन यंत्र चलते हैं, परंतु जो पुस्तकें हैं वो सदाबहार हैं। कई बार लगता है कि पुस्तकों को कौन पढ़ेगा, कम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो डाली, वर्तमान में यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर आ गए, इतने व्यू आ गए, इतने लोगों ने देख ली, इतने लोगों ने सुन ली, परंतु कोई ज़रूरी नहीं है सबने पूरी देखी और समझा भी हो। खाली एक बार क्लिक भी कर दिया तो वो काउंट हो जाता है। तो ऐसे ही पुस्तकों में अगर कम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे हमने कोई वीडियो इत्यादि डाली है या फोटो डाली है, वहाँ ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब सबने समझ लिया। तो पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान था प्राचीन ऋषि मुनियों का, उन्होंने एक लेवल तक उस ज्ञान को पहुंचाया था, उसको उसमें उन्होंने अंतर्निहित किया, लेखनी के माध्यम से लिखा। तो जहाँ तक उनकी शोध कार्य, उनकी रिसर्च, उनका अनुसंधान एक लेवल तक पहुंच गया था, हम वहीं से अगर पढ़ना शुरू करें तो हमारा समय बच जाता है। एक बहुत पुराना कहावत भी है कि अगर हम अपनी गलतियां करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो सीखते तो लोग हैं ही हैं, तो समय ज़्यादा लगेगा। हमने अगर अपने पूर्वजों की, बड़े लोगों की अनुभवों से या उनकी गलतियों से सीख लिया तो समय कम लगेगा, बजाय हम वही कार्य दोबारा से करें जो हमारे पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, फिर ठोकरें खाएं, फिर अपने अनुभवों से वहीं से शुरुआत करें। तो उसकी बजाय जो हमारे प्राचीन लोगों ने रिसर्च कर रखी है, अनुसंधान किया हुआ है, किसी भी लेवल का है। वर्तमान में हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में बैठे हैं, तो इसका नाम भी पतंजलि जो रखा गया, तो बाबा रामदेव या बालकृष्ण जी या उनके भी जो गुरु रहे, उन्होंने उन पतंजलि ऋषि के ग्रंथों से सीखा।
बजाय जीरो लेवल से रिसर्च करें। इतनी हजारों लाखों तरह की औषधियां हैं। हमने आयुर्वेद के ग्रंथ में पढ़ा 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती हैं। जो 84 लाख योनियां होती हैं उनमें 84 लाख योनि में 10 लाख योनि तो वनस्पति का एक जीव की है, और प्रत्येक वनस्पति को औषधि कहा गया। किसी ना किसी रोग में, किसी ना किसी कार्य में, कोई किसी के लिए औषधि है, कोई किसी के लिए काम की नहीं है, परंतु हर वनस्पति का कहीं ना कहीं इस सृष्टि में उपयोग है, व्यर्थ में कुछ नहीं है। तो इतनी औषधियों का, इतनी वनस्पतियों का नाम जानना, समझना, कब कौन सा कितनी मात्रा में कैसे उपयोग करना है, किस समय उपयोग करना है, कैसे उसको उगाना है, कैसे उसकी खेती करनी है, तो ये कुछ अपने आप से तो किसी को नहीं आ सकता। तो कहाँ से सीखा बाबा जी ने भी? किसी ना किसी ग्रंथों से ही सीखा होगा। उसके बाद उन्होंने उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया वर्तमान समय की दृष्टि से। इसलिए जो पुस्तकों में अगर बात कहीं किसी ग्रंथ में लिखी गई है तो वहां से अगर हम उसको चेक कर लेते हैं और वर्तमान समय के अनुसार उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास, जितना समझ में आ गया, जितना नहीं आया, उस हिसाब से भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। अगर मूलभूत बात में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मूल अगर वही रहे, सिर्फ हमने भाषा का रूपांतरण कर लिया या उसको सरल भाषा में उसका अनुवाद कर दिया, जिसको हम कई बार टीका भी बोल देते हैं कि उसकी हमने भावार्थ कर दिया, टीका कर दी, या किसी सरल तरीके, सरल का मतलब क्या है कि अभी वर्तमान में जो आम बोलचाल की भाषा चल रही है, जिसको सब लोग समझ सकते हैं, तो उसको सरल भाषा में कर दिया। अगर आप कहेंगे कि प्राकृत के ग्रंथ या ब्राह्मी के या संस्कृत के ग्रंथ बड़े कठिन होते हैं, उस समय वो कठिन नहीं थे जिस समय लिखे गए। अभी आप छोटे बच्चे से कहोगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख लेता है। पुराने लोगों से कहोगे यार बड़ी टफ पढ़ाई हो रही है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। उस बच्चे से कहोगे कि हिंदी पढ़ ले, उसके लिए हिंदी टफ हो गई, अंग्रेजी सरल हो गई, क्योंकि बचपन से वह स्कूल में जहाँ पढ़ रहा है उसकी सारा पाठ्यक्रम, बोलचाल, उसके लिए वो समय के अनुसार जहाँ पे पढ़ रहा है। इंग्लैंड में किसी को पढ़ने के लिए भेज दो, अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दो, हिंदी उसके लिए टफ हो जाएगी, अंग्रेजी सरल हो जाएगी। भारत देश में अलग अलग प्रांतीय भाषाएं हैं, तो जिस प्रांत में वो रह रहा होगा, बोल रहा होगा, समझ रहा होगा, उसके लिए वह सरल है, दूसरी भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है। तो प्राकृत या ब्राह्मी अभी हम जो सीख रहे हैं इसलिए हमें कठिन लग रही है, क्योंकि समय का थोड़ा परिवर्तन हो गया है, काल बदल गया है। उस समय के हिसाब से वो सरल थी, उस समय के हिसाब से संस्कृत उस काल की भाषा रही, प्राकृत उस समय की भाषा रही, प्रकृति से जुड़ी हुई रही। बच्चों की भाषा बताते हैं उसको, महिलाओं की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। इसीलिए अशोक के जो स्तंभ इत्यादि आपने पढ़े वो सब प्राकृत में क्यों लिखे गए? जिससे कि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके और अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने दिनचर्या में उसको अमल में ला सके। इसलिए उन्होंने सरल भाषा में लिखे। हमें अब लग रहा है कि बड़े कठिन थे, समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आप 100-50 साल पहले की भी ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, कुछ ग्रंथों को पढ़ेंगे, कोई पुस्तकें आपके हाथ लग गई तो लगेगा बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी है। हिंदी में भी इतने भारी भारी शब्द लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहे ये शब्द का क्या मतलब है। कई बच्चे बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, IAS की भी, सरकारी कोर्सेज की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो हिंदी भाषा के जो पुस्तकें होती हैं तो उसमें बड़े शुद्ध शब्द दिए जाते हैं, जो हेडिंग्स बनाई जाती हैं, जो शीर्षक बनाए जाते हैं, आम बोलचाल के नहीं होते, तो लगता बड़े टफ है, परंतु वह अगर बोलचाल में होते तो साधारण से शब्द है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम ब्राह्मी सीखने जा रहे हैं तो उसको टफ नहीं मानना है, कोई कठिन नहीं है, उस समय के अनुसार सरल है। और अगर ये हमने सीख ली, समझ ली, आपने लगभग 4 कक्षाओं में बहुत सारे अक्षर बनाने सीख लिए हैं, तो उसके बाद आप ब्राह्मी के कोई पांडुलिपि आपको मिलती है, कोई पुस्तक मिलती है, या कोई प्राकृत के आपको ग्रंथ मिलते हैं, तो आसानी से आप उनको समझ सकते हैं। पहली कक्षा में मैंने, क्योंकि हम आयुर्वेद के संस्थान में बैठे हैं, तो कल्याण कारकम नामक एक ग्रंथ का नाम लिया था। जब उसका मूल ग्रंथ अभी नहीं है मेरे पास, अगर आप देखेंगे तो प्राकृत भाषा में है, आचार्य उग्र दत्त आचार्य द्वारा वह रचित है। बाद में
पतंजलि ऋषि, महर्षि, बहुत सारे जो दूसरे दूसरे ऋषि आए, चरक इत्यादि, उन्होंने वहाँ से कुछ बातें ली, कुछ अपने समय के अनुसार, क्योंकि काल बदल गया होगा, उसके 200-400 साल बाद दूसरे ऋषि आए, तो उस समय जो प्रचलित नाम है उस वनस्पति के, वह उन्होंने ले लिए। वर्तमान में आचार्य बालकृष्ण इत्यादि, यहाँ और भी उनके जूनियर और भी आचार्य होंगे, तो वो लोग भी अगर ग्रंथ लिखेंगे तो उन आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनके जो वर्तमान के नाम हैं उनको लिख देंगे, और साथ में एक इंटरनेशनल नाम भी आजकल हर मेडिसिन का आ गया है, तो वह भी साथ में लिखना पड़ जाता है कि इसका जो इंटरनेशनल नाम क्या चल रहा है, साइंटिफिक नेम क्या चल रहा है इसमें। जैसे एलोपैथी में अश्विनी मैडम बता रही थी, यहाँ पे जो आपका आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल भी होता है, जो इंटरनेशनल मापदंड हैं अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए उन्हीं औषधियों को हमें फिर उनके साइंटिफिक नेम के हिसाब से समझना पड़ता है। तो इसलिए ब्राह्मी लिपि बहुत अच्छी लिपि है, और ये बात इसलिए हमने थोड़ी देर आप लोगों का समय लिया, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि यह हम लोगों के लिए बड़े पुण्य की बात है। अगर हम इसको किसी कारण से, चाहे मौका मिला है, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं कि ब्राह्मी कोई लिपि होती है, तो कई जन्मों का हमारा कोई पुण्य रहा होगा, जिसके कारण से चाहे कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो हमारी आत्मा के बहुत पुण्य कर्म का उदय है, जो ऐसी भाषा के बारे में हमारी रुचि जाग रही है। और आपने जो बोर्ड पे यहाँ लिखा है ब्राह्मी के बारे में, इससे तो हम भी बड़े प्रसन्न हुए और आप सब भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, तभी आपने लिखा है कि आपने आगे का जो कार्य था बहुत आसान कर दिया। अब हम कक्षा को ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पेन कहाँ गया, ये रहा। और आज की कक्षा फिर से प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रतिदिन की भांति हम करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया, ब्राह्मी के बारे में रुचि बनी रहे। हम प्रतिदिन की भांति प्राकृत भाषा का मंगलाचरण एक करेंगे, और एक गाथा, जब प्राकृत की कक्षा आपकी प्रारंभ होगी तो उसमें हम एक बहुत सुंदर सी एक गाथा भी लेंगे। आपने ऊपर जो ओम शब्द लिखा है, क्या आपको पता है ये भी प्राकृत का शब्द है? संस्कृत में भी प्रयोग हो रहा है, परंतु इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्राकृत भाषा से हुई है, और इसके ऊपर पूरी की पूरी एक बड़ी सुंदर गाथा है। कहाँ से ये ओम शब्द निकला है, हम वही गाथा आज पढ़ते हैं, और जब प्राकृत की कक्षा शुरू होगी तो उसका शब्दार्थ करेंगे। अरिहंता अशरीरा आयरिया उवज्झाय मुड़िडो। अरिहंता, अरिहंता, फिर से एक बार बोल रहे हैं, अरिहंता अशरीरा आयरिया उवज्झाय मुड़िडो। पंचक निप्पर्णो ओंकारो पंच परमिट्ठी। अब ऐसा ओम में क्या चमत्कार है कि सारे संसार के सारे मंत्र इसके अंदर आ जाते हैं। आपने किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को अगर देखा होगा, अंग्रेज का बच्चा भी होगा, तो हंसने की कला उसकी सेम होगी, रोने की कला सेम होगी, और कभी भी कोई भी कष्ट आएगा, कोई भी बात आएगी, तो बाय डिफॉल्ट छोटे बच्चों को जब से वो बोलना सीखेगा तो मुंह से ऑटोमेटिकली जब वो बोलना शुरू करेगा तो ओम अपने आप निकलता है। ओम, कभी कुछ हिचकी आई, कुछ भी आया, कुछ जो शब्द के लिए, इस ओम शब्द के लिए आपको सारी इंद्रियों का इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। यह मंत्रित शब्द है अपने आप में। इस एक अक्षर, एक शब्द के अंदर पूरे संसार के सारे की सारे सिद्ध परमात्मा सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? अशरीरा, अरिहंता, अ, फिर आयरिया, आ, इन तीन को मिला के, और फिर उसके बाद उ, ओ उ। आपने जिस प्रकार से ओ उम लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है,
इसके लिए एक नया अक्षर जैसे बना देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, परंतु यह बहुत सही तरीके से लिखा है उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग करके। ओम, तो ओम बिल्कुल इसी प्रकार से ही बोला जाता है, परंतु लिखने में ऐसा आ जाता है। आपने ऐसे भी तो लिखा देखा ही होगा, परंतु अच्छा है यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा लिखकर आपको सिखाया गया है। ओम, तो ओ कैसे उत्पत्ति हुई? अ और आ से अरिहंत, जो केवल ज्ञानी हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो भगवान बन चुके हैं, उनके द्वारा हमें यहाँ पर इस सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में बताया जा रहा है। एक पुराने सूत्र भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भगवान भी है, तो पहले किसको नमस्कार किया? गुरु को किया है। तो ऐसे ही अरिहंत को सबसे बड़ा गुरु माना है, क्योंकि वह इस समय इस संसार में है। हाँ, अरिहंत वो होते हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। 8 प्रकार के हमारी आत्मा में कर्म होते हैं, तो उनमें से 4 कर्मों का उन्होंने नाश कर लिया है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो शत्रु के लिए लिया जाता है, जो कर्म शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल ठीक। हंत माने प्राकृत का है, उसको जीत लिया है, उसको हत कर दिया है। हंत शब्द माने हरा दिया है। अरि माने शत्रु। अब शत्रु क्या है? जो दिख रहे हैं वो शत्रु नहीं है। तीर लिया, बंदूक ली, अपनी कर्म शत्रु बताए सबसे बड़े। तो जिन्होंने अपने कर्मों को जीत लिया है, कर्मों को हरा दिया है, अब उनके अंदर राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहा। मोहनीय कर्म हर तरह से समाप्त हो गया। 4 प्रकार के कर्मों को उन्होंने जीत लिया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। तो ऐसे 4 कर्मों को जीतने के बाद वो अरिहंत बन गए। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिया? अरिहंता। उसके बाद अशरीरा। अशरीरा यानी जिनका अब शरीर नहीं है, जो शरीर से रहित हैं, जिन्होंने बाकी के 4 कर्मों को भी जीत लिया। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 कर्म और होते हैं। जब सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है कोई जीव, जब इस संसार चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा पर भ्रमण से मुक्त हो जाती है। 84 लाख योनियों में दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अशरीरा। अब उनका कोई शरीर नहीं है, उनको सिद्ध परमेष्ठी बोलते हैं। सिद्ध हो गए, अब सब काम उन्होंने सिद्ध कर लिए, अब कोई काम करने को बाकी नहीं रहा। तो अशरीरा का अलिया, ये सब प्राकृत के ही शब्द हैं। तीसरा आया आयरिया, यानी जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य जो वर्तमान में इनके और जूनियर हैं, जो आचार्य हैं, जो हर प्रकार से अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, हर प्रकार से ज्ञान में भी परम है, उनको सब कुछ ज्ञान है, और समय के अनुसार, समय क्षेत्र काल के अनुसार उनको उस समय के जितने भी ग्रंथों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, पर का ज्ञान है, राग और द्वेष में जिनकी परिणति नहीं है, 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य, ऐसे परमेष्ठी, जो अरिहंत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रंथों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपने राग द्वेष को हटाकर आहार विहार, अपनी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसके माध्यम से ऐसे आचार्य हैं जो अपने शिष्य आगे बनाते हैं, दीक्षा इत्यादि देते हैं। तो उनका आ लिया। तो इन 3 को मिलाकर के क्या बन गया? अ प्लस आ ओ। उसके बाद आया वज्झाय। अरे अरे अरे, ये गिर गया, इसको लगा लें कहीं। लगा दीजिए, गिर जाएगा नहीं तो। धन्यवाद। चालू है ना?
हाँ, इसके बाद क्या आया? ऊ। चेक कर लीजिए। संधि हो गई। आ आ आ ऊ, ओम, मतलब ये सब। अब ऊ भी मिला है इसमें, ऊ भी साथ में मिलेगा, चारों मिला करके ओम। परंतु उस दृष्टि से मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसलिए अलग ले लिया है, बाकी चारों मिला करके ओ फिर म बन जाता है। उच्चारण में इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। ये जो है ये ऊ नहीं है, बेसिकली ये लोप वाला जो शब्द होता है ना आपका, वो है ऐसे 3 सा जो बनाते हैं बीच में है। हाँ, 3 मात्रा वाला। तो इन चारों को मिला के बेसिकली वो बनता है। सही कह रहे हैं आप। ऊ मिला के अ प्लस आ प्लस ऊ। यहां पे अब चौथा क्या है? ऊ। ऊ से बना उवज्झा। उवज्झा यानी कि उपाध्याय, आचार्य से नीचे के होते हैं। जो बहुत बड़ा मान लीजिए आचार्यों का संघ है, जैसे सन्यासी भाई वगैरह हैं, तो जो बड़े वाले आचार्य हुए तो उनको तो बोलेंगे आचार्य। और बड़े समूह के अंदर जो पठन पाठन का आचार्य काम करा रहे हैं उनके नीचे वाले जो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, बाकी पूरे संघ को संभाल रखा है, तो उनको बोलते उपाध्याय, उवज्झाय प्राकृत में, कि जो ज्ञान लेने का फिर आगे उसको देने का कार्य करते हैं। तो ये भी परमेष्ठी के अंदर आते हैं। तो वहां से आ गया ऊ। तो इन चारों को मिला के क्या बन गया? ओ। उसके बाद शब्द आता है म। म कहां से आया? मुनि से है। प्राकृत में मुनि बोलते हैं, मुनि, मुनि, मुनि। ये तीसरे नंबर के नीचे आते हैं, जो मान लीजिए नीचे वाले जो सब पढ़ रहे हैं, परंतु सारी क्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं। भविष्य में उपाध्याय या आचार्य बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, परंतु पालन सारा कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं मुनि। तो वहां से ले लिया हमने मां। नीचे का जो लाइन है पंचक्खर निप्पर्णो, इस प्रकार से जो 5 अक्षर हैं उनमें से निकला है ओमकारो, पंच परमिट्ठी। तो 5 परमेष्ठी को हमने इस एक शब्द में नमस्कार कर दिया। ऐसा कहा जाता है किसी को ओम का मतलब नहीं भी पता हो, दीप में कुछ नहीं पता हो, परंतु वो ओम ओम भी बोलता रहेगा तो तर जाएगा। राम कहो या मरा कहो, मरा 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 भी कहते रहोगे तो एक दिन वो मरा मरा राम 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 आ ही जाएगा एक दिन। तो ऐसे ही उसकी आत्मा से इतने कर्मों का झरना प्रारंभ हो जाएगा ओम शब्द में। जैसे भैया जी का नाम था हरिओम, तो नाम लेने में ही जो इनका नाम लेगा पता भी नहीं होगा, और ये अपना नाम जितनी बार लिखेंगे या बोलेंगे उतनी बार इनके असंख्यात जो पाप कर्म है वो झड़ेंगे। क्योंकि ये शब्द में आपने पूरे संसार के परमात्माओं को नमस्कार कर दिया है, जानकर या अनजाने में। तो एक न एक दिन आप जान ही जाओगे। तो इसलिए बहुत अच्छा शब्द है ओम। और ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये सारी चीज़ें प्राकृत से, ब्राह्मी से ही हमें पता चलती हैं। ये सारा जो छोटा मोटा ज्ञान है जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है। और हम लोगों की क्या ड्यूटी है कि बहुत सारे जो और ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद वर्तमान समय के अनुसार नहीं हुआ है उसको करने का प्रयास करना है। हम लोग अपने जीवन में अगर एक भी ग्रंथ का काम कर पाएँ, प्राकृत, ब्राह्मी या संस्कृत सीख करके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उसके बाद 100 साल बाद कोई दूसरी पीढ़ी आएगी, वो आपके ग्रंथों को लेगी, उस समय फिर उस क्षेत्र काल के हिसाब से उसको रूपांतरण करेगी। तो इस प्रकार से सृष्टि निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है वो हमें आगे बढ़ाना है, हमारे वाले काम को आगे वाली पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। तो अच्छे कार्यों में अपना कुछ ना कुछ हमें योगदान देते हुए चलना है। जो भी आप सीखेंगे, आप लोग तो सब टीचर लोग ही हो, यहाँ पे स्कॉलर हो, आगे आप उसको पढ़ाएंगे। यही सबसे बड़ा आप लोगों का उपकार रहेगा इस कार्य में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्राकृत का मंगलाचरण थोड़ा सा पढ़ा। अरिहंता अशरीरा आयरिया उवज्झाय मुड़िलो पंचक्खर निप्पर्णो
ओंकारो पंच परमिट्ठी, यानी कि 5 प्रकार के ये परमेष्ठी हैं, उनके प्रथम अक्षर को लेकर के ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है प्राकृत के अनुसार। हो सकता है अन्य दृष्टि से कुछ अन्य भी व्याख्यान कहीं कहीं रहा हो, परंतु अभी हम प्राकृत ब्राह्मी पढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से यहां से इस सूत्र के माध्यम से हुई है। चलिए अब हम ब्राह्मी में जो हमने अक्षर बनाए थे, हमने 2 वर्ग कल कर लिए थे, क ख ग घ और च छ ज झ। और आज हम देखेंगे जो कंचन वाला य था उसको भी बना के सीख सकते हैं, वैसे उसका प्रयोग नहीं मिलता है, बना सकते हैं बनाना चाहें तो। और उसके बाद ट ठ ड ढ वह भी बना सकते हैं। तो यहीं से हम चेक करते हैं, आप लोगों ने बोर्ड पे लिखा है ट ठ ड ढ, ये 4 एक वर्ग के हैं। ट वाला जो वर्ग है, हम एक बार पुनः अपने मुख पर थोड़ी सी अपना दृष्टि करेंगे, अपने मन के माध्यम से केंद्रित करके कि ट वर्ग में किस प्रकार से हमारी जिह्वा कहाँ लग रही है। ट गोल घूम करके तालू पे जा रही है, ठ ड और ढ, इन चारों में एक प्रकार से तालू पर जिह्वा थोड़ा सा राउंड शेप लेकर के ऊपर टकरा रही है, तो इसलिए इनको हमने चारों अक्षरों को एक ही वर्ग में लिया है। ब्राह्मी में इसका हम कैसे बनाते हैं, ट को लिखने के लिए सी जो अंग्रेजी का हमारा रोमन वाला जो लिपि का है वैसे बनाते हैं, और टा लिखने के लिए जैसे ये गोल है तो ऊपर से भी बना सकते हैं, और साथ में जो पुस्तकों में दिया गया है थोड़ा बीच में से भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर का फिर वो कई बार जैसे खुदाई की भाषा है तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में से भी लिया हुआ है। जैसे हमने एक शब्द में और बीच में से इसी प्रकार से लिया था, ज वाले में भी, ज में हमने इस प्रकार से किया था, तो यहां भी थोड़ा बीच में से लिया था। ऊपर से भी कई जगह मिल सकता है, परंतु पुस्तकों में बीच में से ही दिया हुआ है। टा के बाद टी, इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ के ऊपर ले गए, ये सही है। उसके बाद टी बनाने के लिए हम आगे ले गए और 2 हमने ऊपर, फिर हमारा आया टू, टू में बिल्कुल सही है, राउंड शेप नीचे से आ रहा है, तो नीचे वाली जो मात्रा है नीचे की तरफ सीधी ले गए हैं। उसके बाद टू लिखने के लिए नीचे से 2 मात्राएं लगा दी। फिर हमारा आया टे, टे लिखने के लिए हम बाईं तरफ सी पे मात्रा ले गए, बिल्कुल ठीक है। टे लगाने के लिए हमने 2 मात्राएं इधर लगाई हैं, इसमें भी 2 तरीके से बन सकता है टे भी। जैसे हमने टा बनाया था, सी बनाया है और बीच में से लिया है, ऐसे ही टे बनाने के लिए ऊपर की बजाय हम इधर से भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बीच में से बना सकते हैं बाईं तरफ। ऐसे ही टे बनाने के लिए भी पुस्तकों में दोनों तरीके से मिलता है, अलग अलग पुस्तकों में ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप यहाँ पे जैसे आपने ऊपर से निकाला था और इसमें ऊपर से बाईं तरफ भी 2 निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आपको उपयोग अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं। उसके बाद टे के बाद आया टो, तो टो बनाने के लिए एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, सही है। उसके बाद आपका टऊ, एक ऊपर से बाईं तरफ और नीचे से क्रॉस करते हुए आपका टॉ बन गया। फिर आपने बनाया टम, टम बनाने के लिए सी लगा के फिर आगे बिंदी हो गई। फिर आपका आया ठम और टह, तो सी बना के 2 विसर्ग लगा दिए। उसके बाद हम दूसरा वाला चार्ट देख रहे हैं, ठ, तो ठ के लिए ओ बन गया, ठीक है। जो 0 वाला साइन है या ओ वाला साइन है उससे क्या बन जाता है, ठ बन जाता है। बस ऊपर ये हमने जो घुमाया या सीधी रेखा किसी भी तरीके से वह नहीं लगती है। ठा लिखने के लिए जैसे यहाँ पर गोल वाले में हम बीच में से ले गए थे, ऐसे ही ठा में भी दोनों तरीके से आप बना सकते हैं।
आपने बनाया है गोला बना करके यूँ, और दूसरा भी इसका रूप ऐसे भी मिल जाता है कि बीच में से निकाल दिया। पुस्तकों में इस प्रकार से ज़्यादा दिया गया है। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है वह आप उस पर थोड़ा रेड मार्क कर लीजिए या ध्यान कर लीजिए कि कहाँ कहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ कराई जा रही है। जब आप कहीं पर शिलालेख पढ़ेंगे, बार बार कह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शब्द में परिवर्तन आएगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा जो पुस्तकें बनाई गई हैं ब्राह्मी की, क्योंकि वर्तमान समय की दृष्टि से कुछ सालों पहले ही पहली बार इसका पठन पाठन वर्तमान की पीढ़ी के लिए शुरू हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें कोर्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पुस्तकें भी नहीं मिलती हैं। गिने चुने आचार्य इसका ज्ञान करके आगे बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे अब जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी जुड़ी है, ब्राह्मी में रुचि ले रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हो, तो और ज़्यादा शिलालेखों का अध्ययन हो। तो जितने लोग इसमें रिसर्च करेंगे तो उतने शब्द अक्षर आप निकाल सकते हैं कि नहीं, हमने तो इस प्रकार से नहीं, ऐसा भी देखा वैसा भी देखा, तो उस प्रकार से उसका रूप मिल सकता है, थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन के साथ, एक्चुअल जब आप फील्ड पर काम करेंगे। अभी पुस्तकों में जो जितना मिला, जितना संग्रह जहाँ जहाँ के शिलालेखों का हुआ, उसके आधार से, और जो पांडुलिपियाँ मिली, जो मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें जो भी विद्वानों ने जो वर्तमान समय में बताया है, उस हिसाब से ये पुस्तकें भी बनाई गई हैं। आगे नई पुस्तकें आप अपने अनुभव के आधार पर जो आप व्यक्तिगत रिसर्च करेंगे, उस पर आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। हमारा हो गया ठा। फिर ठा के बाद यहाँ पे हमने देखा था कि बीच में से भी निकाल सकते हैं। ठा के बाद आपका आया ठी। ठी में सीधे जाके ऊपर है, और दोनों तरीके से बन सकता है। ठी, ब्लू आ गया। ठी बनाने के लिए हमने गोला बनाया, और ऐसे भी आप लोगों ने बनाया है, और इसमें बीच में से ऐसे भी बना सकते हैं। बम होता है ना, दिवाली का लट, इस प्रकार से बम ऐसे भी बना सकते हैं, बीच में से थोड़ा सा। ठी बनाने के लिए भी ठी, जैसे गोला बना करके आपने बनाया है, नॉर्मल जो रूल चल रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से भी बना सकते हैं। बीच में लेकर के हमने 2 डंडे निकाल दिए। तो दोनों तरीके से पुस्तकों में बताया गया है। ठी के बाद आ गया आपका ठू। ये नीचे से गोला है तो नीचे से आपने निकाल दिया, ये सही है, एक ही प्रकार से रूप दिया है। ठू में नीचे से 2 डंडे निकाल दिए। ठई बनाने के लिए, ठे बनाने के लिए जैसे ऊपर से बाईं तरफ लिया है, तो बीच में से भी, जैसे हमने यहां पर बीच में से किया था, वैसे कर सकते हैं। ठे गोला बनाया, और एक तरह से ऐसे बनाया है। इसके अलावा मिटा दें, हो गया। अब हम ठे बना रहे हैं। ठे बनाने के लिए बाईं तरफ से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से, या बीच में से भी। इस प्रकार से पुस्तकों में दिया गया है। उसके बाद ठे। ठे में या तो ऊपर से 2 रेखाएं या बीच में से, या फिर गोला बनाया और बीच में से 2 रेखाएं निकाल दी, तो ये आपका बन गया ठे, ठई या ठे। उसके बाद आपका आ गया ठो। ठो में एक इधर से और एक इधर से। ठऊ में 2 बाएं से 1 दाएं से, ठीक है। उसके बाद ठम में ओ बना के बिंदी, और ठे में ओ बना के विसर्ग। उसके बाद आए हम ड। ट ठ ड। हाँ, ड वाले में थोड़ा सा सीढ़ी हमें बना के रखनी पड़ेगी पहले से।
बाकी बता दूं ऊपर से। ड के लिए मूल अक्षर क्या है हमारा? सीढ़ी सी बनती है ड, ऐसे सीढ़ी है, एक स्टेप सीढ़ी। अब यहां पर हमें जिससे कि गड़बड़ नहीं हो, जैसे ये वाले में थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो पहले बहुत सारी हम सीढ़ी बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ ड के दोबारा लिख लेते हैं हम, जिससे आपको ये जो आपने बनाए ये भी नहीं मिटाने पड़े, और इधर अलग से हम लिख लें, जिससे कि थोड़ा सा लाइन खींचने में टिपिकल है। तो पहले 12 बार हम सीढ़ी बना लेंगे। ड, डा, डी, डी, उसके बाद डू, डू, उसके बाद डे, डई, फिर डो, डाउ, जगह नहीं है यहां, डम, डह, डम और डह के ऊपर लिख लिए हमने। लाइन ना खींचे, लाइन टच हो गई। ड, ड के लिए हमने एक सीढ़ी बना दी। यहां पर सब जगह हम एक सीढ़ी सी बनाएंगे। ये तो हो गया ड। उसके बाद ड में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। डा में हम क्या करेंगे, इसमें कोई गोला वगैरह नहीं है, जो सिंपल रूल चल रहा है वही चलेगा। बाईं तरफ एक रेखा खींच दी। डी बनाने के लिए क्या किया, बाईं तरफ एक रेखा, फिर एक ऊपर ले गए। डी बनाने के लिए बाईं तरफ एक, फिर 2 रेखाएं ले गए। डू बनाने के लिए नीचे से कोई भी गोला राउंड शेप नहीं है, तो सीधे सीधे दाईं तरफ लेकर के जाएंगे एक रेखा। डू बनाने के लिए दाईं तरफ 2 रेखाएं ले गए। डे बनाने के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। यहां हमने बाएं तरफ कर दिया। डे बनाने के लिए 2 रेखाएं इधर बाएं तरफ ले गए। डो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बायां और एक दायां, थोड़ा नीचे से। इसमें क्या करेंगे, एक बायां और क्रॉस करते हुए, हमारी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, डो और डो थोड़ा इधर बना देते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा। कहाँ बनाए, तो यहाँ भी ठीक बनाया आपने। डो, डो बनाने के लिए सीढ़ी सी बनाई, उसके बाद एक बायां और एक दायां। और डो बनाने के लिए हमने सीढ़ी बनाई, एक बाएं और एक क्रॉस करते हुए ले गए, है ना। ये डे वाला थोड़ा मिट गया है, डे नीचे भी मिट जाता है इसमें। डे बनाया था हमने, ये 2 मात्रा बन जाएंगी ऊपर डे, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ चेक कर लेते हैं कैसे बनाया है। ये सीढ़ी बनाई है, डे पे इधर हो गई 2, ये सीढ़ी बनाई, एक इधर, 1 2, ठीक है। ये सीढ़ी बनाई, एक इधर, 1 2, ठीक है, ये भी ठीक है। सीढ़ी बनाई, डे, ठीक है। आपका ड वाला बिल्कुल लगभग ठीक बनाया। वो लिखने में थोड़ा राइटिंग का फर्क पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं ढ पे। जगह कम है तो इधर वाला मिटा देते हैं हम थोड़ा सा ना, जिससे यहीं बना सकें। ड तक हो गया आपका। ठ ठ ड ढ।
अब जितना इसका सारे व्यंजन पे आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको सारी मात्राएं पक्की हो जाएंगी। ढ, ढ उस तरीके से भी ठीक है, थोड़ा घुमावदार लेते हैं। तो ढ बनाने के लिए कैसे बनाया है, थोड़ा घुमावदार लेके ऐसे बना दिया, आर्टिस्टिक है थोड़ा सा हमारा ढ। और ढ के बाद नीचे आएगा ढा, ढ से ढक्कन, ढा, ढी, ढी, फिर ढू, ढू बड़े हो की मात्रा, उसके बाद ढू के बाद ढे, फिर ढे, या ढई, फिर ढो, ढऊ, ढम, ढे। आप लोगों को अभी बोर्ड पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप ही ने लिखा हुआ है पहले से, जब इतना हो जाएगा फिर हम बुलाएंगे एक एक करके। चलिए, ढा कैसे बनाया आपने, दाईं तरफ एक रेखा ले गए, बिल्कुल ठीक है। पहले हम ढा बना लेते हैं सब जगह। अब मात्राएं लगानी शुरू करते हैं। ढा में तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, इसमें कैसे लगेगी, इधर से हमने एक रेखा खींची। इसमें कैसे लगेगी, इधर से ले गए इधर ले गए, इसमें बीच में से नहीं ले जाएंगे, है ना। उसके बाद ढी में कैसे करेंगे हम, बड़ी की मात्रा के लिए एक ऐसे, ये दो ऊपर आ जाएंगे। ढू में नीचे से गोल सर्किल आ रहा है तो नियम वही रहेगा, नीचे सीधे चला जाएगा। ढू में नीचे सीधे दो आ जाएंगे। ढे में कैसे रहेगा, ऊपर से बाईं तरफ इसको हम सीधी रेखा से खींच देंगे, यहाँ पे सीधी दो रेखाएं खींच देंगे। ढो में एक बायां, थोड़ा नीचे से दायां, उसके बाद एक बाईं तरफ और क्रॉस करते हुए दाईं तरफ, ढौ बन गया। ढम में हमने क्या किया, बिंदी लगाई और यहाँ पे दो बिंदी लगा दी, है ना। बिल्कुल ठीक बनाया आप लोगों ने, चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही 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 सही, ओके डन। अब हम बनाएंगे ता। अब ये मिटा देते हैं ढा वाला। अब बनाएंगे ता, ये अगला वर्ग शुरू हो गया। तो इसको फिर से एक बार बोल के अभ्यास करेंगे। त, थ, द, ध। एक ही तरह से हमारे मुंह का मूवमेंट है। त, थ, ये देखिए कहाँ लग रहा है, त दांत के पीछे की तरफ, त, थ, द, ध, चारों में एक ही जगह जा रहा है। ये हमारी जीभ दंत पे लग रही है इसमें। तो त, ता, इरेजर आ गया, पेन, त, ता, ती, ती, उसके बाद तू, तू, फिर हमारा आया ते, फिर तई। उसके बाद ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, या पहले इतने लिख लेते हैं फिर मिटा लेंगे। चलिए, तो ता के लिए हमारा मूल अक्षर क्या है, उल्टा वाई जो हम बनाते हैं अंग्रेजी रोमन में, एक तरह से वह बनेगा। और उससे पहले एक आपने गायब कर दिया अड़ा। अड़ा का तो प्रयोग प्राकृत में बहुत मिलता है, इसके बात कर लेंगे। चलो अब ता लिख लिया है। ता हमारा बनता है इस प्रकार से, थोड़ा सा वाई की तरह से उल्टा स्टैंड टाइप में। तो ये क्या बन जाएगा, ता।
ये हमारा त बन गया। अब त के साथ पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता में क्या करेंगे हम, यहाँ से एक रेखा सीधी सीधी आ जाएगी, मात्रा बन जाएगी। उसके बाद ती बनाने के लिए जो ता बनाया था उसमें ऊपर ले जाएंगे, बड़ी की मात्रा के लिए सीधे गया और ऊपर 2 बन जाएंगे। तू बनाने के लिए इसमें नीचे कोई गोला नहीं है, तो नीचे से सीधे सीधे दाईं तरफ मात्रा चली जाएगी। तू बनाने के लिए दाईं तरफ 2 मात्राएं चली जाएंगी। उसके बाद हमारा ते बनाने के लिए ऊपर से बाईं तरफ जाएगी, ते बनाने के लिए ऊपर से बाईं तरफ 2 मात्राएं जाएंगी। यहाँ तक आपने बनाया ऐसे ही। हाँ, अब ये रह गए तो, तऊ, तम, तह। इरेजर ले लेते हैं और यहाँ से मिटा देते हैं। तो क्या तक हो गया, तऊ, तम और तह। तो बनाने के लिए पहले हम ता बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या था, एक रेखा ऐसे, फिर थोड़ी सी नीचे से दाईं तरफ जाएगी। उसके बाद तव बनाने के लिए एक बाईं तरफ ऊपर से और एक क्रॉस करते हुए जाएगा। तम के लिए एक बिंदी और तह के लिए 2 बिंदी। इस प्रकार से हमारा त अक्षर बन गया। अब जो बीच में ऋणा छूट गया था उस ऋणा को हम बना लेते हैं, क्योंकि ऋणा का तो प्रयोग मिलता है। ऊपर वाले जो क वर्ग का अंतिम वाला था, बनाने की दृष्टि से उसको भी एक बार हम बना लेंगे। और ऐसे ही च वर्ग का जो कंचन इत्यादि में आता है, यहाँ हम अलग से बोल देते हैं, तो उसका भी हम रूप बना करके देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर कोई बनाना चाहे तो। ठीक है, तो हम अड़ा बनाते हैं यहाँ से। अब त हमारा हो गया। आज हमारा अभ्यास है घड़ी के अनुसार 4:30 बजे या थोड़ा 4:30 बजे तक हम ये पूरे व्यंजन जितने मैक्सिमम हो पाएंगे वो करेंगे। उसके बाद संभवतः हम कल की कक्षा से आपके मन में जितने नाम आएंगे, है ना, जैसे रोहन नाम है, तो उसको हम पूरे अभी तो हमने अक्षर बनाए हैं, पूरा नाम लिखेंगे कि रोहन को हम ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे। संस्कृत का भी कोई भी आप श्लोक लिखना चाहें, प्राकृत का कोई भी सूत्र गाथा लिखना चाहें, तो वो भी आप लिख करके सीधे ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे। कोई भी आपका मंत्र है, जो भी आपको मन में आ रहा है, किसी स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, जो जो उदाहरण आपको याद आएंगे वो उदाहरण लिखेंगे। उससे पहले हम कल की या आज की कक्षा में समय मिलेगा तो जो हमने एक तरह से 1.5 अक्षर देखे थे, युद्ध वाला उदाहरण, तत्व वाला उदाहरण, कि आधा और पूरा 2 एक साथ अगर आ रहे हैं, कर्म है, तो उसको हम ऊपर नीचे ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे, है ना। कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, तो कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। साथ में हम सीखेंगे गिनतियां 1 से 10 तक की बेसिक, तो उनका भी प्रयोग बीच बीच में कहीं कहीं आ सकता है गिनतियों में। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी रह जाएंगी। अभ्यास आपको करना है, अलग अलग शब्दों के माध्यम से जितना अभ्यास करेंगे वैसे आपको समझ में आती जाएगी ब्राह्मी। चलिए अब हम लिखेंगे इरेजर, ता वाला मिटाएंगे, और यहाँ से फिर आप लोगों को हम बुलाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आपने लिख रखा था बोर्ड पे, तो दोबारा से आपको बुलाने का तो कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ हम अब लिख देंगे ऋणा। ऋणा के लिए बस मूल शब्द हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं आई की तरह से, आई, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम आप ही लिखेंगे, एक एक करके हमारे वॉलंटियर आएंगे और नंबर से सबका नंबर आएगा। यहाँ पर कोई भी डरने घबराने वाले स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। मनीष जी आपका भी नंबर आएगा और हमारे कैमरा वाले भाई साहब का भी नंबर अगर आना चाहे तो, जिसको भी आना है वो भी आ सकते हैं वॉलंटियर बन के, जो भी सीख रहे हैं। आइए जी, उधर से चालू करेंगे।
हाँ सागर सर आइए, जो भी है। अड़ा, आइए सर। अड़ा के बाद ये बड़ा सिंपल सा ही है, इसमें भी रूल वही चलेगा क वाला, और थोड़ा सा इसमें भी दो तरीके से बन जाएगा, जब बनेगा तब हम बता देंगे। अड़ा, हाँ, अड़ी, अड़ी, उड़ू, उड़ू, अड़े, अड़ाई, नहीं रो नहीं बनाना, अभी अड़े अड़ाई है। ये तो दो डंडे आ गए ना, मिटा दो इसको। हाँ एक डंडा आएगा, अड़े, हाँ अड़े और अड़ाई, हाँ दो मात्रा है, बिल्कुल सही। ये अड़ो हो गया, ये अड़ाऊ हो गया। अब अड़म अड़े है, इस पर बिंदी लगेगी ऊपर, और अड़े है। अब हम आई की तरह से लिखेंगे अड़ा। अड़ा के लिए क्या करेंगे, आई बनाएंगे पहले तो सब जगह, उसके बाद इसमें, हाँ पहले आई बना लीजिए आप। अड़ा लिख लिया हमने 12 बार। और सुंदर। अब हम अड़ा बनाएंगे, तो इसमें भी क्योंकि शिलालेखों की थोड़ी सी भाषा है, तो सीधे सीधे आगे भी बढ़ाएंगे तो कई बार पता नहीं चलेगा। तो इसमें भी जो नियम दिया हुआ है, बीच में से निकालिए ये मात्रा, जैसे हमने सी में निकाला था ना, बीच में से, जिससे कि पता चल जाए कि ड़ा है। हाँ ज़्यादातर जो पुस्तकों में इसी हिसाब से दिया हुआ है, जो उन लोगों ने अनुभव के आधार पर इसमें बनाया है। इसमें हमने आगे बढ़ा के बिल्कुल ठीक किया, और यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी, सही किया है। ड़ू में हम नीचे से निकाल सकते हैं, हाँ नीचे निकलेगी इसमें, क्योंकि पूरा बना हुआ है ना, सीधी अगर निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 रेखाएं हो गई, और उधर अड़े में हमने बाईं तरफ करेंगे, बीच में से ही, हाँ इसमें भी बीच में से जाएगी, और यहाँ पर बीच में से 2 रेखाएं आ जाएंगी। मिटा कर लो। अड़े अड़ई, उसके बाद रड़ो। रड़ो बनाने के लिए एक रेखा इसमें बीच में से इधर, और एक इधर, नहीं हाड़ों में, हाँ हाँ एक इधर, इसमें एक ऊपर से, फिर एक क्रॉस करते हुए। अड़म बनाने के लिए बिंदी, और अड़ह बनाने के लिए 2 बिंदु। बहुत सुंदर। हमारे सागर भैया के लिए बहुत सुंदर, आप आए, आपका स्वागत। अगले हमारे भैया जी आएंगे। अड़ा के बाद हमारा त हो चुका था, त के बाद हमारा था में और ठा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस बीच में बिंदु लगाना। लेकिन हम अक्षर तो सारे ही बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे। ठा में गोला था, और था में क्या है, गोले के अंदर बस बिंदु है, बाकी नियम सारा एक जैसा चलेगा। मिटा देते हैं जब तक आपका ठ तक का। ठा में गोला था ना, उसके बाद आया हमारा था। था में कैसे बनेगा, गोला बनाया और बीच में बिंदु बना लिया। आइए भैया जी, एक एक करके हम 12 मात्राएं इस पे लगाएंगे। एक तो लगा ही दी है था वाली सिंपल सी, उसके बाद था, थी, थू, थू,
था, बहुत सुंदर। थी, छोटी की मात्रा थी, फिर हमारा थू, थू, थे थई, थे थई, थो थऊ, 3 4 5 थो रह गया। ये दोनों इधर ही ले लो, 6 इधर हो गए, 6 इस लाइन में कर लेना। हाँ थे, थे थई, हाँ 1 2 थे, 2 मात्राएं थे, फिर हमारा आएगा थो, फिर थौ, थौ पे 2 मात्राएं, फिर थम, थे। ये लास्ट वाले 2 बड़े आसान लगते हैं हमें। बस बिंदी लगानी है, 2 बिंदु लगानी है, कोई मेहनत नहीं है। ये हमारा थ बन गए सारे, बीच में बिंदु, एक गोला, राउंड राउंड राउंड, फुल स्टॉप, राउंड लगा के फुल स्टॉप बन गया हमारा थ। अब इसमें भी हम कैसे बनाएंगे, बीच में से निकालेंगे, बीच में से, हाँ थोड़ा सा बीच में से, क्योंकि हमने उधर ठा वाले में भी बीच में से निकाला था, मतलब दोनों तरह से मिलते हैं, पुस्तकों में बीच वाला ज़्यादा है। हाँ बिंदी लगा के बीच में से, बिल्कुल ठीक, इसमें बीच में से, हाँ बीच में से निकाल देंगे। थी में बीच में से, हाँ जैसे 1 मात्रा लगाई थी, 2 मात्रा लग जाएंगी, बिल्कुल ठीक। थू में हमारी नीचे से 1 मात्रा लग जाएगी, थू में 2 मात्राएं लग जाएंगी, थे में हमारा बाईं तरफ बीच में से 1 मात्रा लग जाएगी, इसमें बाईं तरफ 2 मात्राएं लग जाएंगी। थो में 1 बाईं तरफ और 1 दाईं तरफ, इसमें 2 बाईं तरफ और 1 दाईं तरफ, इसमें बाहर 1 बिंदी और इसमें बाहर 2 बिंदी। बहुत सुंदर, भैया जी के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छे से बनाया। उसके बाद त थ द ध न जाएंगे हम, त थ द। अब थोड़ा सा आप लोग स्पीड पकड़ रहे हैं, समझ में आ चुका है। अभ्यास बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे, इसीलिए हम भी पूरा पूरा अभ्यास करा रहे हैं। त थ द ध, त थ द, द से दवात। द हमें बहुत इजी लगता है, क्योंकि जैसे द बनाया वैसे ही मिरर इमेज एक तरह से द की बन जाती है ब्राह्मी में, इस प्रकार से लगभग ये द बन जाता है। एक सीधी रेखा और एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे, ऐसे बन जाता है हमारा ब्राह्मी में, जैसे द बनाया है। अगला नंबर जिसका भी है वो आ जाए। द बन गया हमारा, ये लीजिए, निकिता जी है ना। द दा, दि दी, बहुत सुंदर। दु दू, दे दई, दो दऊ दम दे, द दा दिद्दी, दु दू, बहुत सुंदर। दे दई, दो दऊ, है अच्छा, दम दह, बहुत सुंदर। हाँ, इन्होंने ये काम बढ़िया किया, लास्ट से शुरू कर दिया, सबसे इजी वाला। दा,
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सीधी रेखाएं आ रही हैं, पहले तो सारा हम बना लेंगे। दा 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 द दा दि दी दु दू दे दई दो दऊ दम दह। बहुत सुंदर। अब दा कैसे बनाएंगे हम, सीधे सीधे एक रेखा, बहुत सुंदर। यहाँ पे हमने एक रेखा ऊपर, बड़ा फास्ट एकदम, याद हो, बराबर कर दो दोनों ऊपर वाली। हाँ, दो बिल्कुल, दो में नीचे से जाएगी। हाँ सही है। दो बनाने के लिए नीचे से दाईं तरफ, इसमें दो बनाने के लिए नीचे से दो मात्राएं दाईं तरफ। हाँ ठीक है, बराबर किसी में। उसके बाद दे बनाने के लिए ऊपर से एक बाईं तरफ, दे बनाने के लिए दो बाईं तरफ, दो बनाने के लिए एक बायां एक दायां एक बायां और क्रॉस करते हुए, हाँ एक बायां और क्रॉस करते हुए बराबर से ऊपर से। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल सही। दम बिल्कुल सही है, एक बिंदी थोड़ी गहरी कर दीजिए दम पे। दम और दह, त थ द। अब हमारा अगला आएगा त थ द ध। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। इससे क्या होता है ना, सब लोग सीख रहे हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद अगला क्या आएगा, त थ द ध ध आएगा, त थ द ध। रबर लेंगे अब हम, और यहां से हम मिटा देंगे थ को। द हमारा हो गया है, त थ द ध। पेन लेंगे, ध, ध से धनुष बाण। ध कैसे बनाते हैं प्राकृत, इसमें ब्राह्मी में डी, ये हमारा डी बन गया। एन डी। अब हमारे अगले भैया ये आएंगे, हमारी दीदी आएंगी जी। ध धा, धि धी, धु धू, धे धई, धो धौ धम धे। धी धी। इसके बाद आपका भी नंबर आएगा मनीष जी, ध्यान रखिएगा मिस्टर मनीष जी, आपका भी नंबर आएगा। जितने भी लोग हैं सबका आएगा, कैमरे वाले भैया का भी आएगा आज नंबर। 1 2 3 4, बहुत सुंदर। धे धई, एक मात्रा वाला धो आएगा पहले, धो से पहले धो। हाँ बहुत सुंदर, हमें तो पता भी नहीं था इसमें अंडू वाला फंक्शन है, आज पता चला। पिछला वाला मोबाइल की तरह से है। धम धै, बहुत बढ़िया। अब सब पे हम डी बना लेंगे कैपिटल का पहले। ध को 12 बार लिख लेंगे अच्छे से। ध ध ध न, न तक करेंगे आज। त थ द ध न। चलिए डी बना लिया।
फिर हमने डी बना लिया। ये थोड़े से हमें याद रखने हैं कि किसके लिए ब्राह्मी में क्या है, मूल बात वही है। और वो लिख लिख के ही जब तक अभ्यास होता रहेगा तभी याद रहेंगे। धा हो गया। धा बनाने के लिए बीच में से भी बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना दीजिए। दोनों तरीके से मिलता है क्योंकि पुस्तकों में दोनों तरीके से दिया हुआ है। इसमें कहीं ऊपर से हाथ की भाषा है, हाथ से लिखते थे तब, कोई छपी हुई तो है नहीं सिमेट्री में। जैसे अभी क्या है पुस्तकों में, जैसे एक बार फीड कर दिया कंप्यूटर में, जो हिंदी के जो कृतिदेव के जो फॉर्मेट हैं या इंग्लिश वाले में टाइम्स न्यू रोमन इत्यादि जो फीड कर दिए तो उसी में छप के आएगा। एक स्टैंडर्ड बना दिया। लोगों की हाथ की लिखी हुई भाषा, जितने लोग उतनी राइटिंग होगी। इसी प्रकार से ये कंप्यूटराइज तो है नहीं, जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, तो हाथ की लिखी हुई है तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क आएगा। ये डी में बिल्कुल आपने बनाया है दोनों तरीके से। डी में भी आप वैसे भी बनाइए, क्योंकि ये एक लाइन आ रही है ना, तो ऐसे भी बनाइए, सीधी रेखा भी बन जाएगी धू में, क्योंकि पूरा कर्व नहीं है इसमें, आधा है। बीच में से नहीं, नीचे से है। हाँ नीचे से है, इस तरह से वैसे बना दीजिए, आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, और मतलब पुस्तक में बाद वाली तरीके से ही लिखा है इस प्रकार से, परंतु अगर ऐसे भी बनाते हैं तो कोई बना सकता है। नियम दोनों तरीके से लगेगा जब आप अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे। किसी ने अगर बना भी दिया होगा ऐसा तो आपको वही मतलब निकालना है। ये ऊपर से ही जाएगा ध्येय में तो। हाँ ये, हाँ ये बीच में से नहीं जाएगा, तो सीधी रेखा है ना। कर्व वाले में बस थोड़ा सा चांस रहता है बीच का। इधर तो बिल्कुल कर्व है ही नहीं, इधर तो सीधी रेखा है। उसके बाद इसमें आपका एक बाईं तरफ और एक आगे से दाईं तरफ, बिल्कुल ठीक। इसमें दो रेखाएं बन जाएंगी और ये दोनों आपके बहुत सुंदर। सब लोग के लिए स्वागत, अभिनंदन, बहुत अच्छे से लिखा। और हमें एक नया फंक्शन भी सीखने को मिला, नीचे हमने पढ़े ही नहीं थे। अंडू भी है, रीडू भी है, बहुत सारे फंक्शन है इसमें तो। चलिए आइए मनीष जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध के बाद अब हम आखिरी अक्षर आज बनाएंगे ना, है ना। उसके बाद हम प्राकृत लेंगे, फिर न के बाद हम अगले अक्षर कल की कक्षा में लेंगे। इसको हम मिटा दें, अब हम ना बनाएंगे ब्राह्मी में। ये पहले पहले सीखी है आपने ब्राह्मी मनीष जी? सीखी थी, भूल गए? अभ्यास करना पड़ेगा। अब अभ्यास कैसे होगा? जो सीखा है वो आगे पढ़ाना शुरू कर दो। मनीष जी ने पहले शायद सीखी हुई है थोड़ी बहुत, एक आध साल पहले। अब हम बनाएंगे ना, है ना। अड़ा हमने बना लिया था। अब ता था ध ध ना, न के लिए ब्राह्मी में उल्टा टी, एक तरह से उल्टा टी। अब हमारे भैया जी मदद करेंगे, हम बताते रहेंगे इनको थोड़ा थोड़ा। अब आप लिखिए ना, इसके नीचे ना। हाँ बहुत सुंदर। ना, एक आका डंडा। हाँ वेरी गुड। इसके नीचे लिखिए नी, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की। इरेजर लेकर के मिटा दीजिए। छोटी ई की मात्रा। न, ना, नि, फिर नी, ना पे बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद हम लिखेंगे नी के बाद नु, छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ। नु, फिर हम इसके नीचे लिख लो नू,
ना पे बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। नु, नु के बाद ने, ना पे ए की मात्रा। फिर ने, ना पे दो मात्राएं ऊपर, नई, नैना। उसके बाद आएगा हमारा नो, ना पे ओ की मात्रा, एक डंडा फिर एक मात्रा, नो। फिर नौ, नौ, नौका, दो मात्राएं। फिर नम, ना पे बिंदी, अनुस्वार। उसके बाद नह, न पर विसर्ग। बहुत सुंदर। अब हम सभी में ना तो कॉमन है ही है, तो हम सब पे पहले ना लिख लेंगे और उसके बाद एक एक करके मात्राएं लगाएंगे। बारे बार हम ना लिखेंगे। चलिए, अब हम ना कैसे लिखेंगे? एक मात्रा हम ऊपर से लगाएंगे दाईं तरफ, बिल्कुल ठीक। उसके बाद नी कैसे लिखेंगे? एक मात्रा ऐसे जाएगी, फिर एक ऊपर चली जाएगी, छोटी की मात्रा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद नी बनाने के लिए एक मात्रा ऐसे और ऊपर दो मात्राएं, एक लाइन और, बहुत सुंदर। नू बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि नीचे से पहले से लाइन खींची हुई है, तो आगे लाइन खींचेंगे तो शिलालेख इत्यादि में पता नहीं चलेगी, तो थोड़ी सी नीचे निकाल देंगे इसको। इधर से भी निकाल सकते हैं या बीच में से भी थोड़ा सा निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नू में नीचे से दो मात्राएं, नू बन गया आपका। ने बनाने के लिए ऊपर से बाईं तरफ लेंगे, इधर ने। ने बनाने के लिए बाईं तरफ दो मात्राएं, वेरी गुड। नो बनाने के लिए एक बाईं और एक दाईं, नीचे से थोड़ी सी, हाँ उसके थोड़ा नीचे दाईं तरफ, बहुत सुंदर। नौ बनाने के लिए एक बायां और क्रॉस करते हुए बाएं से दाएं, नीचे वाली। नम बनाने के लिए एक बिंदी, हाँ, और नह बनाने के लिए यहां पर दो बिंदु। चलिए, बहुत सुंदर। हमारे मनीष भैया के लिए बरेली से स्पेशली ब्राह्मी सीखने के लिए आज आए हैं, और पहली बार में इन्होंने मात्राएं सीधे सीख ली, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का अभ्यास इतना ही करेंगे क्योंकि समय की सीमा है। शुरू में हमने आपका समय थोड़ा सा दूसरी चर्चाओं में ले लिया आज, लेकिन वो भी कभी कभी ज़रूरी रहता है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करना भी, भूमिका बनाना। कि ब्राह्मी में ज़्यादा कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ अभ्यास है, तो अभ्यास के लिए आप लोगों को धीरे धीरे अभ्यास करना है, निरंतर जारी रखना है। जिन लोगों को आगे का करना है तो वो त थ द ध न हो गए। अब कल हम क्या करेंगे? प फ ब भ म य र ल व श श स ह, ये सारे करेंगे। और उसके बाद अगर समय मिला तो कल गिनतियाँ करेंगे, या नहीं तो उसकी अगली कक्षा में। और हम कुछ संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जिसमें कुछ मात्राएं लगी हैं, जैसे क्र लगा हुआ है, त्र है, त्य है, ध्य है, कुछ इस टाइप से, जैसे दो एक आधा एक पूरा अक्षर है, उनको बनाएंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपकी आज ब्राह्मी की कक्षा पूरी हो गई है। अगला कुछ समय हम देंगे अब प्रणाम, पड़म और णमो जिड़ाड़म, जयदु जिड़ंदो, जय जिनेन्द्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगली कक्षा शुरू करें। मिटा देते हैं इसको। पूरा क्लियर भी हो जाता है ये? अरे वाह, सिखाते रहा कीजिए, गुड। तो समय बच जाता है इससे। हम करेंगे प्रा
कृत। प्राकृत भाषा सीखेंगे। कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंची थी उसको जल्दी से हम थोड़ा सा पुनः रिवाइज करेंगे। आज हमने जो बेसिक बातें करी थी जल्दी से 2 मिनट में। प्राकृत में वचन कितने होते हैं? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। प्राकृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? जैसे हिंदी में होती हैं 8 विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से आगे संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे वो अरे। प्राकृत में काल कितने होते हैं? 4 काल होते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य और विधि एवं आज्ञा, यानी आज्ञा भी बोलते हैं आज्ञा भी बोलते हैं। ज्ञा ज्ञ दोनों सही हैं। शुद्ध वैसे ज्ञा बोलते हैं लोग, है ना। विधि एवं आज्ञा को इंग्लिश में एक तरह से से एंड ऑर्डर, कुछ ऑर्डर दिया या कुछ परमिशन मांगी है। उसके बाद 4 प्रकार के शब्द हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। लिंग 3 प्रकार के हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुरुष 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप तो सब बहुत लोग इतने इंटेलिजेंट हो पहले से ही। उसके बाद हमने 3 या 4 पाठ किए थे। पहला पाठ हमने किया था उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। अब हम सीधे कल जो हमने लास्ट में चार्ट बनाया था उस चार्ट को रिवाइज करेंगे। इसमें हमने क्या बनाया? अहम, हम, अम्मी। उसके बाद आया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। तुमम, तुम, तुहु, तुम्हें। उसके बाद अन्य पुरुष एक वचन, उसके लिए सो, से, स। और अगर स्त्री है, ये पुरुष है और स्त्री है अगर तो सा। अब इसके लिए हमने आगे बनाए थे चार्ट में प्रत्यय, यानी कि क्रिया। प्रत्यय का मतलब हमने कल अच्छे से देखा था। प्रत्यय लगता है क्रिया के साथ, विभक्ति लगती है संज्ञा इत्यादि शब्दों के साथ। किसी का नाम है ना, जैसे आपका नाम है रोहन, आचार्य श्री का नाम है हरिओम जी, सागर जी, है ना। जो भी नाम है, नाम क्रिया नहीं। किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम है तो वहां क्या लगेगी? विभक्ति। एक प्रथमा द्वितीया इत्यादि जो हमने अभी कर्ता ने कर्म को करण से याद किया। क्रिया में क्या लगेगी? हमारी प्रत्यय लगेंगे। तो जैसे कि नहाता हूँ, हंसता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, वो सब क्या क्रिया है। ये हमारे सर्वनाम के मूल शब्द हो गए। मैं, तुम और वह। वह अगर लड़का है तो इन तीनों का आएगा, वह अगर लड़की है तो सा आएगा। प्रत्यय हमने क्या बनाए थे इस वाले में? मी, आमी, एमी। कल हमने हिंदी के वाक्यों से उदाहरण देखा था कि ये हमेशा इसी के साथ चलेगा। अगर अहम है तो मी, आमी, एमी में से कुछ लगेगा। अहम के साथ हम दूसरा वाक्य यहाँ वाला प्रत्यय नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या है मध्यम पुरुष में? सी, से, एसी।
और आपका अन्य पुरुष में है ई, ए, दी, दे, ए, ई और ए, दी। जैसे हिंदी में वाक्य बनाया है, मैं हंसता हूं, ये सही वाक्य है। मैं हंसते हो। क्या ऐसा कभी वाक्य सुना है? नहीं सुना। तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं हंसता है, ऐसा कभी बोलने में नहीं आता शुद्ध हिंदी के। अब कोई अगर कई बार हो जाता है, कई लोग बोल भी देते हैं जो दूसरी भाषा से इधर आए हैं। हमने देखा है कई बार साउथ के जैसे नॉर्थ में आए तो बोल बोल के सीख रहे हैं, अभी एकदम से परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार की व्याकरण की गलती कहीं कहीं हो सकती है एक्सेप्शनल केस में, परंतु वह नियम नहीं है। जो लोग हम लोग यहाँ इधर के हैं तो हमारी भाषा हम एक दूसरे से सुन करके उस प्रकार से इस वाक्य को हम नहीं बोलेंगे। अगर किसी ने गलत बोल दिया तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो ऐसे बोलता है। कई बार बोल देते हैं लोग, दूसरे देश से आए, बाहर से आए, दूसरे प्रांत से आए, परंतु यह मैं हंसता है गलत है। अगर हम अहम के साथ सी से एसी लगा देंगे तो क्या उसकी हिंदी बन जाएगी? मैं हंसते हो। अरे जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे हो ना, अब ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये ले लिया और यहां में से कुछ ले लिया तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने मैं के साथ में अहम के साथ क्रिया में लगा दिया ई, ए, दी, दे में से कुछ, तो क्या हिंदी बन जाएगी उसकी? मैं हंसता है। तो वाक्य सही नहीं है। तो हमेशा रूल क्या रहेगा? इसके साथ यही चलेगा, इसके साथ यही चलेगा, इनके साथ ये चलेगा। अब दूसरा वाक्य क्या है? तुम हंसता हूं। अगर हमने तुमम तुम तू ले लिया और क्रिया में मी आमी एमी लगा दिया तो हिंदी क्या बन जाएगी? तुम हंसता हूं। ऐसे तो कोई बोलता नहीं है, तो इसका मतलब मामला एक गलत वाक्य हो गया व्याकरण की दृष्टि से। ऐसे ही अब बीच में क्या है? ये लिया और ये लिया, तब क्या बनेगा? तुम हंसते हो। अब एकदम सही है। इस प्रकार से हमने देखा है। तीसरा क्या लिख लिया? तुम हंसता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो चार्ट अगर सामने नहीं होगा तो ये गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अभ्यास में बोलने में नहीं आ रही है प्राकृत रोज रोज। तो इसलिए हमने ये शब्द तो ये उठा लिया और एक माइंड में फीड कर लिया है कि अन्य पुरुष वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने भी वस्तु व्यक्ति के नाम है वो सब अन्य पुरुष में आते हैं। वह के अलावा इनमें गिने चुने आएंगे, तुम में और मैं में वाक्य। तो ज़्यादातर क्या गलती हो जाएगी कि ये तो आप भूल जाओगे। जैसे ही अगर मैं हंसता हूँ लिखा है, हम मम्मी तो लगा दिया और हंस के आगे क्या लगा दोगे? ये भी तुरंत। तो उसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं हंसता है। गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? तीसरा क्या गलती आप कर सकते हो? तुम के साथ में अगर आपने ये दे लगा दिया, तुम हंसता है, ये भी वाक्य गलत बन जाएगा। अगर आपने यहां से तुम वाला ले लिया और यहां से क्रिया के आगे आपने ये वाला प्रत्यय लगा दिया, तो ये सब मामला गड़बड़ है। ऐसे ही अब इस वाले में हम उदाहरण करेंगे। वह हंसता हूं, ये नहीं चलेगा। अगर आपने सो से स लगा दिया और हसमी लिख दिया आगे या हसामी लिख दिया तो नहीं चलेगा। वह हंसते हो। अगर आपने सा लगाया
या हस्ती हो या ये लगाया और बीच में आपने सी से एसी लगा दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य, वह हंसता है। अब ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, वह के लिए ये लगाएंगे और हंस के साथ में हंस ई, हंस ए, हंस दी, हंस दे, हंसे ई या हंसे दी, तो आपका वाक्य परफेक्ट बन जाएगा। तो ये जो गलतियां बाद में आप कर सकते हैं, जब ज़्यादा आप वाक्य बनाएंगे, और इनके वाक्य आपको कम मिलेंगे प्रैक्टिस में। जब विभक्तियां आप सारी लगाएंगे तो विभक्तियों में राम हंसता है ना, कुर्सी रखी है, पेन है, जितने भी वाक्य बनेंगे 90% से ज़्यादा वाक्य किसके बनेंगे, अन्य पुरुष के। तो आपके दिमाग में वो अन्य पुरुष वाला ही, ये वाला फीड हो जाएगा बस, और ये वाला आप स्किप कर जाओगे। तो जैसे ही अगर उत्तम और मध्यम का एक भी शब्द आ गया मैं या तुम के साथ में, तो जो हैबिट पड़ी हुई है वो गलती क्या कर दोगे आप, यही वाला लगा दोगे। हम तो आप लिख दोगे क्योंकि मैं के लिए तो आपने याद कर लिया माँ मम्मी, तुम के लिए आपको याद हो गया, उसके साथ में ये फिट कर दोगे। ये गलती हो जाती है आमतौर पे, तो उसका हमें ध्यान रखना है। उसकी जब हम हिंदी करेंगे तो इस प्रकार से शब्द गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ये हमने वाक्य बना लिए थे कल, तो इसके सारे की सारे कॉम्बिनेशन बना के हमने वाक्य सीखे थे। आज हम सीखेंगे इसके आगे के वाक्य। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अकारांत क्रिया हमने देख ली थी, यानी कि जिन क्रियाओं में अ पे अंत हो रहा है, अणच, सय, और क्या थी, हस, लुक, रूव, और 6-7 क्रियाएं करी थी ना हमने, जीव,